नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। साथियों, मैं हूं विवेक। आज से जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम ये प्रोग्राम आप विद्यार्थियों के लिए लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रीट की तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस के साथ, जहां हमारी टीम आपको पूरी तरह विश्लेषण प्रोवाइड करवा रही है सारगर्भित और संश्लिष्ट प्रीवियस उन तमाम प्रश्न पत्रों का, उनके प्रश्नों का जो रीट में पूछे गए हैं और उनसे जुड़े हुए वो तमाम तथ्य जिनकी भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान की ये तीसरी कक्षा लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, आप सभी को सुप्रभात। इससे पहले कि आज की कक्षा शुरू करें, एक कहानी बस मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आप विद्यार्थियों से उसे साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि एक भवन का निर्माण हो रहा था, एक बिल्डिंग कहीं बन रही थी, श्रमिक उसमें काम में लगे हुए थे। एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उस व्यक्ति ने उन श्रमिकों से प्रश्न किया कि ये तुम क्या कर रहे हो। एक आदमी ने कहा, जो एक मजदूर था, श्रमिक था, उसने कहा कि क्या कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, देख नहीं रहा क्या। दूसरे से कहा, तू क्या कर रहा है। उसने कहा, भाई मैं मजदूर हूं, ईंट ढोने का काम कर रहा हूं। तीसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं एक इमारत बना रहा हूं, एक भवन बना रहा हूं। सवाल एक ही था, उत्तर भी तीनों के एक ही थे, लेकिन अपने कार्य को लेकर जो उनका नजरिया है उसने उन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग किया। मैं एक शिक्षक हूं, हमारा दायित्व है आपको अध्ययन की वो तमाम सामग्रियां पहुंचाना। आप विद्यार्थी हैं, आपका भी दायित्व है अपने भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह संलिप्त रहना। ऐसे में जो आपका नजरिया है वही आपको अलग खड़ा करेगा। आइए इसी शुभ विचार के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और ये पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। पहला प्रश्न है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस कार्य में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं जब उनकी अवस्था 6 से 10 वर्ष की होती है। ऑप्शन ए धर्म, बी मानव शरीर, सी यौन संबंध या डी विद्यालय। ये जो तथ्य है, जिस तथ्य से ये सवाल किया जा रहा है, विकास की उन तमाम अवस्थाओं से ये सवाल किया जा रहा है, ये अवस्थाओं को हमने कल की कक्षा में विस्तृत रूप से उसके ऊपर परिचर्चा की थी। और आज का ये प्रश्न एक तरह से आप लोगों के लिए रिवीजन के रूप में है कि कल जो हमने पढ़ा उसको आप आज कहाँ तक रिटेन कर पाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 6 से 10 वर्ष की जो आयु है, 6 से 12 वर्ष की जो आयु है, उसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। और इस अवस्था को शाला अवस्था भी कहा जाता है, इसको स्कूल एज भी कहा जाता है, इसको स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जाहिर सी बात है कि ये जो प्रश्न है जो कह रहा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करेगा, इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, जिस नज़रिए की मैं बात कर रहा था अभी अभी आपसे, ये नज़रिया वही है दोस्तों। क्योंकि आज कल की जो कक्षा थी उसमें कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर आप ये शैशवावस्था कुछ 0 से लेकर 5 वर्ष की होती है, या बाल्यावस्था की उम्र जो आपने बताई है वो हो सकता है आपसे त्रुटि हो गई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। जैसा कि मैंने कल की कक्षा में भी आपको बताया था, सारा खेल नज़रिए का ही है, सारा खेल समझने का ही है। आपको अपने ऊपर भी विश्वास रखना होगा, आपको जिस व्यक्ति के ज़रिए आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी विश्वास रखना होगा। वो इसलिए क्योंकि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से विकास की अवस्थाओं को विश्लेषित किया है, उनका विश्लेषण किया है। किसी ने 0 से 5 माना है, किसी ने 0 से 2 माना है, किसी ने 0 से 2 के अंदर भी विभाजित किया है। शैशवावस्था, शिशुकाल, बालपन अवस्था या शिशुपन अवस्था, अलग अलग। कल हमने इस बारे में बात भी की थी कि शैले ने क्या किया है और रॉस ने क्या कहा है, आपके अलग अलग जिन लोगों ने क्या क्या कहा है। ऐसे में जो तथ्य हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, ये जो अवस्था है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये वो तथ्य उन प्रश्नों से, उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट से लिए गए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो एनआईओएस की पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए हैं, और जिन कॉन्सेप्ट को अक्सर रिपीटेड फॉर्मेट में आरपीएससी या जो भी बोर्ड परीक्षाएं भारत भर में लिया करता है, राजस्थान में अलग अलग स्टेट्स में लिया करता है, वो जिस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करता है, वहां से ये चीज़, ये तथ्य मैंने उठाए हैं। आइए अब आगे चलते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कल की कक्षा में हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है और आपकी उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष की होती है। ऐसे में शाला पूर्व समय कहा गया है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था को, और शाला का समय आपका कहा गया है उत्तर बाल्यावस्था को। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया था, इसमें पूछा था 6 से 10 वर्ष तक बच्चे किस चीज में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ये गैंग एज की बात हो रही है, यहां पर टोली अवस्था की बात हो रही है। ऐसे में विद्यालय इस प्रश्न का उत्तर है, और यहां भी शाला का समय है, जिसको आप कह सकते हैं, इस एज को गैंग एज भी कहते हैं।
तीव्र भाषाई और कल्पना शक्ति का विकास। कल की कक्षा में हमने देखा था एक बच्चा दीवार के ऊपर कुछ काले पीले अक्षर बना रहा होता है, ये अक्सर इसी अवस्था में पाया जाता है। और विचार शक्ति का जो विकास है, तार्किक जो शक्ति का विकास है, वो भी वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है। इसका उदाहरण एक छोटे से जनरल आपके जीवन के उदाहरण से मैं उठाता हूं। आप एक प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे को कहिए कि बेटा घड़ी में देख के बताओ टाइम कितना हो रहा है। वो बोलेगा सर पापा या भैया चाचा बड़ी वाली सुई तो है 3 पर, छोटी वाली सुई जो है वो है 5 पर। इससे ज्यादा उसको नहीं पता, क्योंकि गिनती वो गिनना शुरू कर चुका है, समझना शुरू कर चुका है। लेकिन जब आप एक उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे को आओगे तो उसके अंदर ये तार्किक शक्ति डेवलप हो जाती है कि 3:05 पे जो बड़ी वाली सुई है उसको मुझे फिर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैं बताऊंगा कि अच्छा 3:25 हो रहे हैं, या 3:15 हो रहे हैं, या 40 मिनट हो रहे हैं, या 45 मिनट हो रहे हैं। तो ये जो अवस्था है, ये उस विचार शक्ति के विकास की अवस्था का जो विकास हो जाता है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा अकेले खेल खेलना शुरू करता है, खुद ही खेलता रहता है, इसीलिए इसको खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था में आता है, जब वो गैंग एज का सदस्य हो जाता है, जब वो समूह या टोली का सदस्य हो जाता है, तब वो समूह में खेलना शुरू करता है, तब उसमें कुछ नियमों को पालन करने की क्रिया भी डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। ऐसे में समूह के प्रति उसमें निष्ठा आ जाती है और अपने समूह में जो बने रहने का जो भाव है, स्थायी रहने का जो भाव है, वो भी उसके अंदर विकसित होता है। एक स्टेटमेंट और आता है यहां पे कि ये लड़ाई करने की अवस्था है। ये बिल्कुल लड़ाई करने की अवस्था है, क्योंकि अपने समूह के लिए वो किसी से भी भिड़ जाता है, वो अपने माता पिता से भिड़ जाता है। लड़ाई का मतलब यहां पर ये नहीं है कि समूह में आपस में लड़ते रहेंगे, नहीं, लड़ाई का मतलब है कि समूह के लिए वो किसी से भी लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा। दूसरों पर निर्भरता इस अवस्था में रहती है और आत्मनिर्भरता या जिम्मेदारी का जो भाव है वो आपकी अवस्था में आता है, उत्तर बाल्यावस्था में आता है। और पूरी बाल्यावस्था के बारे में जैसे कल एक प्रश्न भी कहा था कि मिथ्या पक्वता का काल, इसे रॉस ने कहा है। आइए आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और विकास के कुछ आयाम समझने की कोशिश करते हैं। और पहला प्रश्न उसी से लिया गया है कि बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? सवाल को समझते हैं, उसके बाद इसके उत्तर पर चलेंगे। शारीरिक, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावनात्मक यानी इमोशनल और सामाजिक यानी सोशल, यानी ये वो आयाम है जिनमें विकास को हमने बांट दिया। ऐसे 3-4 क्षेत्रों में जिसमें इसे बांटा गया है और आपको बताना है कि इससे क्या समझ में आता है, हम इस तथ्य से क्या समझ पाते हैं, क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। पहला है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकास होना, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकास होना, आंशिक रूप से विकास होना या बेतरतीब ढंग से विकास होना। यह प्रश्न रीट 2017 में पूछा गया था। आप में से जिन विद्यार्थियों ने मेरी पहली कक्षा देखी थी, उस पहली कक्षा के अंदर पहला वक्तव्य जो मैंने विकास की परिभाषा दी थी वो हार्लॉक की परिभाषा थी। हार्लॉक कहते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंज इन एन प्रोग्रेसिव मैनर एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी नोन एज डेवलपमेंट। अगर मैं हिंदी में कहूं तो एक क्रमिक और संगत परिवर्तन और उस परिवर्तन की भी उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास कहलाएगी। दूसरी बात जो हमने इसमें पढ़ी थी, दूसरी बात यह थी कि विकास जो है वो हमेशा एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकास को प्रभावित करता है और विकास जो है एक अंतःक्रिया का परिणाम है। यह पहली कक्षा में हमने डिस्कस किया था। विकास, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। एक का इंटरैक्शन दूसरे से होगा। अगर आप शारीरिक विकास आप में हो रहा है तो आप में मानसिक विकास भी होगा, मानसिक विकास है तो सामाजिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास है तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। और विकास भी छोड़िए, इसे एक और तरीके से इस विकास को समझते हैं। मान लीजिए आप में से कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में रीट की परीक्षा दी और किसी कारण अनुत्तीर्ण रह गए। इस बार आपने पूरे जोर शोर से तैयारी कर रखी है। अब ऐसे में यह तो है नहीं कि आप पिछली बार मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक विषय उठा लेते हैं, गणित विषय उठा लेते हैं, वो आपका कमजोर रह गया और आप इस बार एक जो साल की तैयारी अब जो कर रहे हैं उसमें केवल गणित को ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको लगता है नहीं पिछली बार तो बाकी सारे टॉपिक्स मेरे क्लियर थे। ऐसा तो नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? हम धीरे 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 सभी चीजों को सुधारते हैं। हमने अगर इस साल तैयारी करी है तो क्या किया होगा? हमने गणित को भी सुधारा होगा, हमने विषयों को भी सुधारा होगा, हमने अपनी आंसर्स को जो कॉपी में चेक करते हैं उसकी अपनी जो गति है,
पेपर को सॉल्व करने की गति जो स्पीड है उसको भी सुधारा होगा। कई बार कुछ विद्यार्थी OMR में गलतियां करके आ जाते हैं, उसको भी सुधारा होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक साथ कार्य करती हैं और उनका एक साहचर्य संगत क्रमिक साहचर्य जो है, उनका एक क्रमिक इंटरेक्शन जो है वो कार्य करता है। यही बात विकास पर भी लागू होती है। तो जब हम इन तीनों चीजों के विकास की बात करते हैं तो पहली चीज आती है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि अन्य क्षेत्र को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाना। क्या शारीरिक विकास होता रहे और मानसिक विकास नहीं हो, ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो यह गलत हो जाएगा। एक एकीकृत और समग्र रूप से विकास होना, एकीकृत मतलब एक साथ किसी चीज का कंस्ट्रक्टिव वे में विकास होना, और समग्र मतलब बिल्कुल मिला जुला विकास उन चीजों का होना। क्या यह मेरा कथन सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं तीसरे और चौथे कथन पर भी जाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। आंशिक रूप से विकास होना, क्या ऐसा संभव है कि यह थोड़ा कम विकसित हो जाए, यह ज्यादा विकसित हो जाए, यह थोड़ा सा और ज्यादा विकसित हो जाए? नहीं, विकास होगा तो एक साथ होगा। यही बात यहां पर पूछ रहा है। और बेतरतीब ढंग से विकास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास जो है वो एक क्रमिक ढंग से होता है, ऑर्डरली फॉर्मेट में होता है। बच्चा पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर पैदल चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है। इस हिसाब से हम इसे समझें तो ये ऑप्शन सी और डी बिल्कुल गलत हैं। मैं बी ऑप्शन पर पहले ही पहुंच गया था और बी मेरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। रीट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। आइए इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं कि विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और ये सभी क्षेत्र आपस में अंतर संबंधित हैं, इंटरलिंक्ड हैं, जैसा कि हमने अभी बात की थी, जो कि एक एकीकृत और समग्र रूप से अपने आप को विकसित करते हैं। मेरे ख्याल से यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं वो है विकास के आयाम। क्या क्या आयाम हैं? शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, कैसे आपके इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। एक बच्चा होता है, पहले छोटी छोटी बात पे रोएगा, बाद में उसे समझ में आएगी और उसे लगेगा नहीं मुझे अपने आप को सुधारना है, और धीरे धीरे जब वो वयस्क अवस्था में आता है तो हम अपने संवेगों पर, अपने इमोशंस पर काफ़ी ज़्यादा काबू कर लेते हैं। नैतिक सामाजिक विकास, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो किस तरह से इंटरैक्ट करता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, एक बच्चा ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, वो गैर सामाजिक होता है। नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास भी धीरे धीरे बच्चे में समझ में आता है कि ये जो कर रहा हूं ये सही है, ये कर रहा हूं ये गलत है। और भाषा का विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो भी धीरे धीरे आता है। संज्ञानात्मक विकास को हम समझ सकते हैं, एक बहुत छोटा सा बच्चा, वो किस तरह से उसकी सोच डेवलप हो रही है, ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगा। और मानसिक विकास, कैसे उसकी मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आज की कक्षा में हम शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, एक प्रश्न 2015 में आया था रीट में, उससे आगे बढ़ते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, वो क्या चीजें हैं जो शारीरिक विकास के अंतर्गत आया करती हैं या पूछी जाती हैं। ऑप्शन ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियां, उनकी वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर डी उपरोक्त सभी। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि मुझे गलत बिल्कुल भी मत कर देना साथियों, ब्लंडर हो जाएगा, आत्महत्या करने जैसा हो जाएगा मुझे गलत कर दोगे तो। क्योंकि इस प्रश्न में देखते हुए ही लग रहा है कि स्नायु मंडल, मांसपेशियां, एंडोक्राइन वो शरीर से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, शरीर के ही विभिन्न पक्ष हैं। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक सरल साधारण एक लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करें, हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, तो हम बात करेंगे शारीरिक विकास के क्षेत्र क्या होते हैं। अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक विकास के क्षेत्र डिफाइन करे हैं और इस तरह से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं कि बालक का आकार, उसका वजन, यह शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बालक की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब बालक की लंबाई, वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम उसका किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसका दिमाग किस तरह से डेवलप हो रहा है, वो चीजों को किस तरह से ले रहा है, यह भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। मांसपेशियां कैसे विकसित होती हैं उसकी, यह भी उसके अंदर आता है। मोटर डेवलपमेंट, जो बच्चे का गामक तंत्र है वो किस तरह से विकसित होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो ग्रंथियां हैं शरीर में पाई जाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ, वो किस तरह से विकसित होता है। पिछले प्रश्न में एंडोक्राइन ग्लैंड भी लिखा हुआ था और ये सारी चीजें भी यहां पर लिखी हुई हैं। तो ये आपके शारीरिक विकास के वो विभिन्न क्षेत्र हैं, वो विभिन्न पक्ष हैं जिनके अंदर हम शारीरिक विकास को समाहित कर सकते हैं एक साथ। आगे बढ़ते हैं।
इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मोटर डेवलपमेंट बच्चे का होता है। एक छोटा सा बच्चा किस तरह से रहता है, जब वो 1-2 महीने का होता है तब वो अपने शरीर की क्रियाएं अनुक्रियाएं किस प्रकार से करता है। फिर धीरे धीरे उसके हाथ में कुछ चीज़ें आती है, वो कैसे बढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे वो अपनी छाती को उठाना शुरू करता है, पलटना शुरू कर देता है 4-5 महीने के आसपास। ये एक सरल ढंग से समझने के लिए है। आगे की स्लाइड्स में, आगे की कक्षा में हम और विस्तृत रूप से इसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। 6 माह के आसपास आते हुए बच्चा जो है वो बैठना शुरू कर देता है, खिलखिलाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे 8-9 महीने तक आते आते वो किसी चीज का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे उस चीज के सहारे वो चलना भी शुरू कर देता है और धीरे धीरे एक अवस्था आती है जब वो पैदल चलना बिना सहारे के प्रारंभ कर देता है। तो ये शारीरिक विकास, गामक विकास के कुछ कुछ पक्ष हैं, किस तरह से शरीर में किन किन अवस्थाओं में होते हैं। आइए सबसे पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास को समझने की कोशिश करते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास को समझने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। शैशवावस्था, जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि 0 से 2 वर्ष तक मानी गई है शैशवावस्था। श्रीमती हरलॉक ने भी यही कहा है और बाकी बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी यही तथ्य दिया गया है। कल की कक्षा में हमने बात की थी कि शैशवावस्था वो अवस्था होती है जिसमें विकास की गति तीव्र होती है। कई बार कथन के रूप में भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की गति सबसे कम होती है। क्या यह कथन सही होगा? नहीं, यह कथन गलत होगा। शारीरिक विकास के कुछ पक्ष देख लेते हैं। तो पहला पक्ष है बच्चे का आकार और उसका वजन। जन्म के समय लगभग 3 किलोग्राम के आसपास उसका वजन होता है। जब वो 6 महीने तक पहुंचता है तो अपने जन्म के वजन का लगभग 2 गुना उसका वजन हो जाता है। 1 वर्ष तक वो वजन लगभग 3 गुना हो जाता है। एक और तथ्य है, एक और फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा भी जाता है कि बालक का वजन बालिका के वजन से ज्यादा होता है। बालिका का वजन जन्म के समय, इस अवस्था में बालिका का वजन बालक के वजन से कम होता है, बालक का हमेशा ज्यादा होगा। लंबाई की बात करते हैं तो पहले वर्ष में जो बच्चे की लंबाई है वो 10 इंच के लगभग बढ़ती है। ये सिर्फ तथ्य समझने के लिए है। और दूसरे वर्ष में आते आते 4 से 5 इंच बढ़ती है। कथन का अभिप्राय है कि पहले वर्ष में लंबाई तेज गति से, तीव्र गति से बढ़ती है और दूसरे वर्ष तक लंबाई बढ़ने की जो गति वो धीरे 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 कम हो जाती है। सर और मस्तिष्क या सिर और मस्तिष्क की मैं बात करूं तो जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। आज के पक्ष की भी बात करें, वर्तमान की बात करें तो करीब 1500 ग्राम का वजन होता है, जिसमें से 350 ग्राम तो बच्चे के जन्म के समय ही उसके मस्तिष्क का वजन हो जाता है। यह वजन पूरे शरीर के वजन का 1/4 होता है। इसमें सारी चीजें सम्मिलित हो गई हैं और पहले 2 वर्षों तक आते आते यह वजन 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दांत जन्म के समय बच्चे में नहीं होते। ये कुछ तथ्य हैं जिनको हमें समझना होगा। और 4 से 7 माह तक आते आते बच्चे में अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। वो 4 से 7 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें आ जाते हैं। जब 6 वर्ष तक दूध के दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांतों का आना शुरू हो जाता है, वो आना प्रारंभ हो जाते हैं। हड्डियों की बात करते हैं। जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां एक बालक में या बालिका में, एक मनुष्य में पाई जाती हैं और बाद में धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता हुआ वो 206 तक पहुंच जाती हैं। आपने वो मुन्ना भाई MBBS का एक डायलॉग सुना होगा। वो मुन्ना भाई कहते हैं सर्किट से कि यार सर्किट 206 टाइप का तो केवल हड्डी होता है। और सर्किट बोलता है क्या भाई सही बताओ, तोड़ते वक्त कभी सोचा नहीं था अपन ने। तो वही चीज़ है, जन्म के समय 270 के लगभग होती है और आगे तक बढ़ते बढ़ते जैसे आप वयस्क अवस्था में आ जाते हैं, आपकी मेरी जो अवस्था है वहां तक पहुंचते पहुंचते 206 तक हो जाती है। अन्य अंगों की बात करें तो मांसपेशियों का जो भार है वो लगभग 22% होता है। लगभग 22% होता है मांसपेशियों का भार किसी भी व्यक्ति के कुल भार का, लगभग 22%। ठीक है, यहां पर आके हम शारीरिक विकास को समझ पा रहे हैं। अब शारीरिक विकास के बाद समझते हैं गामक विकास क्या होता है। एक शरीर का विकास है, गामक विकास है, दोनों में अंतर क्या है, क्या उसका पैटर्न है, उसको बिल्कुल समझेंगे इस एक प्रश्न के नजरिए से, इस एक प्रश्न के जरिए जो रीट 2015 में पूछा गया था। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न आते हैं वो सीधे गणित की तरह नहीं पूछे जाते, अंग्रेजी हिंदी की तरह नहीं पूछे जाते कि कोई एक फैक्ट है वो आपको अगर याद है, वो आपकी स्मरण शक्ति में यदि स्टोर्ड है और आपने उसका इस्तेमाल किया, आप उत्तर तक पहुंच गए। नहीं, आपको कोई चीज
पढ़ने के लिए पहले उसे समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद आपको रिलेट करना पड़ेगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है उससे। हो सकता है आपने कोई एक अलग तथ्य को समझ लिया हो, अलग शब्दों में उस चीज को समझा हो और प्रश्न पत्र जो है वो एक अलग तरीके से उसे पूछ रहा हो। आइए गामक विकास को ही समझते हैं। और गामक विकास, गतिक विकास को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गतिक विकास आखिर, गामक विकास आखिर होता क्या है। मोटर डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट? हार्लॉक का एक कथन है, स्पेसिफिक कथन है, जो हार्लॉक कहती हैं कि मांसपेशियों की तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शरीर की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना ही आपका गतिक विकास कहलाता है, मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। कैसे? एक व्यक्ति के शरीर में वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति का शरीर बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उसके हाथ में, मांसपेशियों में ताकत आ रही है, चलना सीख रहा है, लेकिन अपने तंत्रिका तंत्र की मदद से वो किस तरह से अपने शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है, यह आपके मोटर डेवलपमेंट के अंदर, गतिक विकास के अंतर्गत आएगा। जैसे एक बच्चे को आपने देखा होगा, यदि आप उसको दूध का गिलास पकड़ाते हैं, पानी का गिलास पकड़ाते हैं, वो दोनों हाथों से उसे पकड़ के पीने की कोशिश करता है, उसको डर रहता है गिर ना जाए। लेकिन जैसे जैसे उसके तंत्रिका तंत्र में विकास होता है, जैसे जैसे उसका खुद पर विश्वास आता है, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है, उसे लगता है नहीं मैं एक हाथ से भी पकड़ सकता हूं। धीरे धीरे वो उस ग्लास के हैंडल को हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही और धीरे उसका और तेज उसका डेवलपमेंट होता है, अवस्था बढ़ती है, तो वो उंगली से उस कप के हैंडल को या ग्लास के हैंडल को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है, जो भी उसका कॉफी मग है या दूध का जो मग है जो अक्सर घरों में पाया जाता है। ये आपका शारीरिक विकास और गतिक विकास है। किस तरह से शरीर का विकास हो रहा है, लेकिन शरीर के विकास में जो चीजों का, जिन अंगों का, जिन पक्षों का विकास हो रहा है, उनको आप कितनी शक्ति से, किस गति से उनको आप उपयोग उनका कर रहे हैं, किस गति से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह आपका गतिक विकास के अंतर्गत आता है। अब गतिक विकास को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। किन किन भागों में? पहला है स्थूल गत्यात्मक विकास या स्थूल गत्यात्मक कौशल, और दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। एग्जाम में कई बार इसके अलग अलग नाम भी आते हैं, जैसे गत्यात्मक कौशल की जगह कई बार इसे परीक्षा में चलन कौशल पूछ लिया गया है। चलन कौशल आरपीएससी ने भी पूछा है कि चलन कौशल क्या होता है। सूक्ष्म की जगह कई बार निपुण शब्द इस्तेमाल कर देता है कि निपुण गत्यात्मक कौशल। तो आइए सूक्ष्म और स्थूल को एक बहुत सरल से उदाहरण से आपसी में बातचीत करते हुए समझते हैं। सूक्ष्म और स्थूल के शब्दों में भी अंतर है। स्थूल मतलब होता है बड़ा, जो नजर आए, और स्थूल का मतलब होता है जो बहुत माइन्यूट सी चीज है लेकिन आपको दिखाई दे रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं उसे। जैसे व्यक्ति का चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सारे आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल आपके ग्रोस मोटर कौशल के अंदर, ग्रोस मोटर स्किल्स जो हैं उसके अंतर आप आते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कौन सा है? यह है आपके फाइन मोटर स्किल्स। आप एक पेंसिल को पकड़ रहे हैं, आप एक कॉफी मग को पकड़ रहे हैं, आप एक पेंट ब्रश को पकड़ रहे हैं, आपने एक हारमोनियम लिया, आप उसके जो बटन्स हैं उनको प्रेस कर रहे हैं, आप एक गिटार की स्ट्रिंग्स को चला रहे हैं। यह आपकी सूक्ष्म और स्थूल है। एक बात, बायोलॉजी का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता हो ना भी पता हो, कि मनुष्य के पूर्वज थे बंदर, और बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो मनुष्य वही करता है जो उसके पूर्वज किया करते थे। सिर्फ एक ऐसी बायोलॉजिकल क्रिया है, एक ऐसी मोटर स्किल है, एक ऐसी सूक्ष्म गत्यात्मक ऐसा कौशल है, सूक्ष्म चलन कौशल ऐसा है जो सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं, उनके पूर्वज नहीं कर सकते, और वो है अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे से छू लेना। तर्जनी को अंगूठे से छू लेना यह सिर्फ और सिर्फ मानव कर सकता है, यह उसके पूर्वज नहीं कर सकते, यह बंदर नहीं कर सकते। यह एक मोटर स्किल का बहुत सरल सा उदाहरण है। और आप जानते हैं कि अपनी तर्जनी से अपने अंगूठे को छूना कुछ और नहीं है, दरअसल दोस्तों पेन को पकड़ना है। यानी ये लेखन की जो शक्ति है, ये पेंसिल की जो शक्ति है, ये इतने इवोल्यूशन के बाद हमें प्राप्त हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समय के साथ साथ इवोल्यूशन होते हुए, बदलाव होते हुए हमने अपनी मोटर स्किल्स में परिवर्तन किया। और एक सरल उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे एक गांव में हम खेल खेलते हैं मारदड़ी।
बॉल उठाई, फेंका, मारा और भागने लगे। ये खेल आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल का, जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, उसका उदाहरण है। क्योंकि भाग रहे हैं, आपके शरीर की मांसपेशियों का एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात करूं तो घर में बच्चे बच्चियां खेलते हैं, गट्टे एक खेल होता है, वो यूं उछाला, फिर उसको फेंका, फिर हाथ पे लिया, फिर पकड़ लिया उसको। ये आपकी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, फाइन मोटर स्किल्स है, फाइन लेवल पर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तस्वीर से भी मैं समझा सकता हूं कि किसी चीज को उठाना, बच्चों का जैसे अपने सिर को उठाना, बच्चों का रेंगना, बच्चों का कूदना, चलना, भागना, ये सारी चीजें आपकी स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन किसी बच्चे का जूते की लेस को बांधना, पेपर को काटना कैंची से, ब्लॉक्स के जो खेल हैं उनको यूज करना, या फिर लिखना, कलर का इस्तेमाल करना, ब्रश का इस्तेमाल करना, ये सारे आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंदर आते हैं। बहुत सूक्ष्म लेवल पर मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है इसमें। आइए, यहां पर एक चार्ट है जो बताता है कि शैशवावस्था में आपका गत्यात्मक विकास किस तरह से होता है। शैशवावस्था में किसी भी बालक का गत्यात्मक विकास किस तरह से होता है। जैसे जैसे मैं ये बात आपके सामने दोहरा रहा हूं, कुछ वीडियोग्राफ्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, जिससे आप इस चीज को और बेहतर समझ पाएं। तो देखिए, 1 माह का जो बच्चा है वो अपनी थोड़ी को ऊपर उठाना सीख लेता है। जब वो 2 माह तक पहुंचता है तो वो अपने सर या सीने को ऊपर उठाना सीख लेता है। 4 माह का बच्चा पलटना या लुढ़कना शुरू कर देता है। वो 5 माह तक आते आते वस्तुओं को हथेली से बिना किसी सहारे के उठाना सीख लेता है। हथेली से कोई भी चीज वो उठाना सीख लेता है, हाथ से पकड़ के चीजों को उठा लेगा। 7 माह तक आते आते वो बच्चा उंगली का या अंगूठे का प्रयोग करना सीख जाएगा। 8 माह तक आते आते बच्चा बिना सहारे बैठना सीख जाएगा। 9 माह का बच्चा सरकना शुरू कर देता है। 10 माह तक आते आते बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। 12 या 13 माह तक बच्चा स्वतंत्र खड़े होना सीख लेता है। वस्तुओं को उंगलियों के सहारे पकड़ना वो 13-14 माह तक आता है, तब सीख लेता है। 15 माह का बच्चा अकेला चलना सीख लेता है, और भागना और सीढ़ियां चढ़ना करीब करीब 2 वर्ष तक का जब वो होता है तब वो सीख लेता है। देखिए, ये कुछ तथ्य हैं जिन पर परीक्षा में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये असंभव है कि मैं आपको आज ये चीज बता दूं और अभी इसी वक्त आपको चीजें याद हो जाएं। लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर। लेकिन जब आप बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे, कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा या बच्ची हो, कि यार गुड़िया जब चली थी वो घुटनों के बल, तब उसकी अवस्था कितनी थी, या जो मुन्ना था वो जब बैठना सीख गया था तब उसकी अवस्था कितनी थी। ऐसे जब आप चीजों को बार बार पढ़ के रिलेट करेंगे तब आपको ये चीजें याद होंगी। एक बार में अगर कोई किसी शिक्षक के पढ़ाने से या किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़ने से, रिवाइज करने से ये नहीं याद हो पाएंगी। इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम वापस उसी प्रश्न पर चलते हैं कि गामक विकास से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क और आत्मा। गामक विकास, मैंने फिर कहा था कि आपके शरीर के जो अंग हैं उनका आप किस तरह से सफल इस्तेमाल करते हैं, यह गामक विकास कहता है या बताता है। क्या आत्मा का कहीं इसमें कोई रोल है? बिल्कुल नहीं है, यह गलत हो जाएगा। अधिगम और शिक्षा, धीरे धीरे जब आप किसी चीज को समझते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा बैठना सीख रहा है, तो उसमें अधिगम और शिक्षा का कहीं उपयोग नहीं है, कहीं उसका योगदान नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। प्रशिक्षण और अधिगम, एक बच्चा जब अपनी गर्दन को संभालना सीख लेता है, एक बच्चा जब घुटनों के बल चलना सीख लेता है, क्या इसमें कहीं भी ट्रेनिंग की या प्रशिक्षण की आवश्यकता है? हर बच्चा अपने आप स्वतः ये चीज सीखता है। यदि ये इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती, इसको ऐसे समझिए अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा हो तो, हमने ये कहा था कि विकास जो है वो व्यक्तिगत उपलब्धियों पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। मैं हो सकता है जब 9 माह का था तब मैंने चलना सीखा, मेरे कोई परिवार का कोई बालक होगा वो 12 माह का था तब वो चलना सीखा होगा, कोई आपके परिवार का कोई बच्चा होगा तो वो 6 महीने का था तब उसने चलना सीख लिया। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। अगर प्रशिक्षण का ही इसमें योगदान होता, अगर अधिगम का ही इसमें योगदान होता, तो मेरे ख्याल से विश्व के सभी बालक या बालिकाएं एक ही समय पर चलना सीखते। समझ रहे हैं? तो इस तरह से यह भी गलत है। शक्ति और गति, बिल्कुल गति इसमें हो सकती है, क्योंकि जब हम अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं तो किस गति से उसका इस्तेमाल करते हैं।
कई बार हम जब क्रिकेट खेलते होते हैं, एक बॉल हमारे पास आती है तो हम किस स्पीड से उस बॉल को कैच करते हैं। कई आप विद्यार्थी ऐसे होंगे जब क्रिकेट खेलते होंगे तो वो एक हाथ से ही कैच पकड़ लेते हैं, कई विद्यार्थियों को दो हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश करनी पड़ती है, कई विद्यार्थियों को कैच पकड़ने के लिए डाइव मारने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये बात होती है कि वो किस गति से और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने अंगों का इस्तेमाल कर रहा है, और उन अंगों में उतनी पर्याप्त शक्ति है भी या नहीं जो उस कार्य को कर पाए। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सरल सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। गैरिसन की एक परिभाषा है गत्यात्मक विकास को ही समझने के लिए, जिस पर आप ध्यान दीजिएगा कि शक्ति, अंग सामंजस्य और गति का, तीन चीजें कही हैं। शक्ति, अंगों का सामंजस्य, अंगों का कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है, और गति का हाथ पैर और शरीर के अन्य मांसपेशियों को ठीक ठाक उपयोग करने का विकास बालकों के संपूर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक बॉल आई, उसी उदाहरण से, बॉल के उदाहरण से हम समझते हैं, एक बॉल आपके पास आ रही है, आपने सबसे पहले उस बॉल को देखा, यानी आपकी आंखों की मांसपेशियों का सबसे पहले इस्तेमाल हो रहा है उस बॉल को देखने के लिए। उस बॉल को देखने के लिए आपने दिमाग में यह रजिस्टर किया कि यह बॉल कितनी देर तक मुझ तक पहुंच जाएगी, और दिमाग ने फिर आपको यह निर्देश दिया कि बेटा यह बॉल आगे जाके गिरेगी, वहां नहीं गिरने वाली, जहां तू खड़ा है तो भाग। अब आप भागे और आप थोड़ा सा आगे पहुंच गए, आप 4 कदम भागते हुए आगे पहुंचे, फिर दिमाग ने निर्देश दिया कि तू भाई 2 कदम आगे आ गया, एक काम कर, थोड़ा सा साइड में हो और अपने हाथों का इस्तेमाल कर, फिट तेरे हाथों के अंदर तूने जो ये ग्रिप बनाई है, रूम बनाया है, उसमें बॉल आ जाएगी, और आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और बॉल आपके हाथ में आ जाती है। तो ये जिस तरह से आपके शरीर के विभिन्न अंगों का एक तारतम्य है, जिसके जरिए आप किसी भी क्रिया को, अनुक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, ये आपके गतिक विकास की, गामक विकास की जो परिभाषा है, जिसको गैरिसन समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। आगे गैरिसन कहते हैं कि गामक कौशलों का विकास इसीलिए 3 कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक है गति, वो कारक है आपकी शक्ति, और वो कारक है आपका समन्वय, उसमें कोऑर्डिनेशन। शक्ति मतलब कितनी शक्ति आपके शरीर के अंगों में है उस बॉल को पकड़ने के लिए, गति किस गति से आप जा रहे हैं, और आपके शरीर के विभिन्न अंगों में क्या इतना संतुलन, इतना कोऑर्डिनेशन, इतना समन्वय है कि आप उस कार्य को कर जाएं। यही इसमें है। कामक विकास का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत होता है, इसीलिए यह प्रश्न इस तरह से आया है। आइए अगला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण इनमें से कौन है? बहुत सरल सा प्रश्न है। मैंने मानव के पूर्वजों के उदाहरण से आपको इसे समझाने की भी चेष्टा की थी कि क्या इसका उदाहरण है। तो चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना, बहुत सरल सा प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा लिखना। बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपकी स्थूल चलन कौशल की है। देखिए, मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने ये बात भी कही थी कि गत्यात्मक कौशल हमने पढ़ा था, लेकिन परीक्षा में जो पूछा गया, रीट में जब 2017 में यह प्रश्न आया तो उन्होंने चलन कौशल नाम का शब्द इस्तेमाल किया। इसलिए शब्दों को अगर हेरफेर उसमें हो जाए, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं, तो उसको लेकर आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने कुछ प्रश्न किए, अब जो थ्योरी के कुछ पार्ट हमारे बच गए हैं उनको एक बार और देखने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाल्यावस्था में चलन कौशल आखिर होते क्या क्या हैं। तो स्थूल चलन कौशल जिसकी हमने बात की थी, स्थूल गत्यात्मक कौशल की जो बात की थी, उसमें आपका उछलना, कूदना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, ये सब सम्मिलित है, ये सब शामिल है। जब मैं सूक्ष्म चलन कौशल की बात करता हूं तो इसमें चित्रात्मक पहेलियों को जोड़ना। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना, एक पहेली होती है जिसमें इर्द गिर्द कुछ चीज़ें बनी होती रहती है। ऐसा एक बहुत शानदार एक कहानी भी है, उस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार एक शिक्षक ने एक बच्चे को एक चित्र दिया, वो चित्र बहुत जगह से फटा हुआ था, कटा हुआ था अलग अलग, और बच्चे को शिक्षक ने कहा कि बेटा एक काम करो, इस चित्र को जोड़ के लेकर आओ। इस चित्र में भारत का नक्शा है। बहुत से बच्चों ने प्रयास किया नक्शे को जोड़ने का, वो जोड़ ही नहीं पा रहे थे। एक बच्चा 1 ही मिनट में जोड़ के ले आया, और शिक्षक ने पूछा कि ये तो सब तेरी उम्र के बच्चे तो नहीं कर पाए, तूने कैसे किया? तो कर सर, मैंने देखा कि इस चित्र के जो दूसरे तरफ है वो एक आदमी की फोटो बनी हुई थी, मैंने उस व्यक्ति को जोड़ा, देश का नक्शा अपने आप बन गया। तो इस तरह की जो पहेलियां हैं ये भी इसी उम्र की बाल्यावस्था की सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत ही आती हैं। ब्लॉक बनाना, ब्लॉक गेम्स कई बार बच्चे खेलते हैं। लिखना, तर्जनी और अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना, चीजों को पिक करना, उठाना, ये सारी चीजें आपके सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें जो शारीरिक विकास के कुछ बिंदुओं को हम देखने की कोशिश करते हैं।
ये अवस्था वो होती है जिसमें लड़कियों और लड़कों के विकास में जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है। 3 वर्ष के बालक का औसत वजन 11.8 किलोग्राम होता है और लंबाई उसकी 88.8 सेंटीमीटर के लगभग होती है। औसत वजन के मामले में बालिका बालकों से पीछे रहती है। ये कई बार तथ्य भी एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। और 3 से 4 साल की उम्र में बालिका बालक की अपेक्षा लंबी रहती है। बालिका की जो लंबाई है वो बालक की अपेक्षा लंबी होती है 3 से 4 वर्ष की उम्र में। और प्रारंभिक बाल्यावस्था के समाप्त होते होते स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत हैं वो बच्चे के गिर जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में गामक विकास की अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम शारीरिक विकास की बात कर रहे थे, अब हम गामक विकास की बात कर रहे हैं। यह स्लाइड इस वक्त आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आधिकारिक तथ्यात्मक स्लाइड है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिक ये लेकर आया हूं। हमारी टीम ने इसीलिए इसे तैयार किया। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि आपको कहीं भी कोई फॉल्स फैक्ट आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो उस पर कोई दिक्कत ना आए। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो एक स्वायत्त संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट MHRD जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उसके द्वारा तैयार की गई जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें यह वर्णित है। ऐसे में इस फैक्ट को आप एक चैलेंजिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है तो। इसीलिए ये मैं लेकर आया और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इन स्लाइड्स के और पिछली क्लासेस के जो नोट्स हैं वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जैसे ही क्लासेस ओवर होंगी आ जाएगा, तो आप वहां से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हाल हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्या निपुण गत्यात्मक कौशल होते हैं और कैसे बाल्यकाल में इसका विकास होता है। जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का होता है तो वो स्वयं ही वस्त्र उतारना और वस्त्र पहनने में सहायता करना शुरू कर देता है। वो एक वृत्त की और क्रॉस की नकल करता है। पन्नों को पलट लेना, कैंची से किसी भी पट्टियों को काट लेना, बड़े बटन लगाना, खोल लेना, ये सब वो इस उम्र में, इस अवस्था में कर लेता है। जब बच्चा 3 से 5 वर्ष की उम्र का होता है तब वो एक वर्गाकार की नकल कर लेता। वर्गाकार उसे दिया गया तो वो पेंसिल से उसे ड्रॉ कर लेगा। इस उम्र में धीरे धीरे बच्चा अपना नाम लिखना भी शुरू कर देता है। पेंसिल को पकड़ लेता है, वो जूतों की लेस बांध लेता है, रेखा को काट सकता है और अच्छे बड़े अक्षर वो लिखना भी शुरू कर देता है। जब बच्चा 5 से 7 वर्ष की उम्र में आता है तो वो त्रिकोण की नकल करना शुरू कर देता है। साधारण आकृतियां काट लेता है, प्रथम नाम की नकल कर लेता है, गिनतियों को लिखना शुरू कर देता है और रेखाओं के भीतर रंग भरना शुरू करता है, गोंद लगा सकता है। ये बातें उसके जो निपुण गतिक कौशल हैं उसके अंतर्गत आती हैं। गामक विकास की बात करते हैं कि अब स्थूल जो गत्यात्मक कौशल है उसकी बात करते हैं। तो 2 से 3 वर्ष के उम्र में बच्चा जो है लड़खड़ाना बंद कर देता है। धीरे धीरे उसकी चाल में एक स्थायित्व आना शुरू हो जाता है। वो भागने कूदने, एक पैर से कूदने की योग्यता भी विकसित करता है। जब बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में आता है तो वो सीढ़ियों पर दोनों पैरों से एक साथ चलना शुरू कर देता है। दोनों पैरों से एक साथ चलने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा चलता है तो वो पहले एक सीढ़ी पर एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर भी उसी सीढ़ी पे रखेगा, फिर तीसरा पैर रखेगा, अपना पैर वापस पहला पैर दूसरी सीढ़ी पे रखेगा, फिर उस पे दोनों सीढ़ियों रखेगा। हमारी तरह नहीं, जब हम एक सीढ़ी पे दूसरा, दूसरी पे तीसरा, इस तरह से चलते हैं। ये अंतर, ये जो शुरुआती चीज आपने जो अपने जीवन में भी देखी होगी, बच्चों में देखी होगी, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, ये अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसकी जो स्थूल गत्यात्मक विकास है उसके अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। इस अवधि में बच्चा 3 पहियों वाली साइकिल चला लेता है। जो बहुत छोटे बच्चे जो साइकिल हैं वो जो चला पाते हैं वो इस अवस्था में ही चलाते हैं। बच्चा रंगों से आड़ी तिरछी रेखाएं खींच लेता है। कल भी जो हमने कल्पना शक्ति वाला जो एक तस्वीर देखी थी, फोटो देखी थी, उसमें हमने ये देखा था कि एक बच्चा जो है वो दीवार पर कुछ रंग पोत रहा है। इसके अलावा वो एक हाथ और दूसरे हाथ का प्रयोग करना शुरू कर देता है और यही अवस्था होती है जिसमें धीरे धीरे यह पता लगना शुरू हो जाता है कि बच्चा सीधे हाथ से लिखेगा या उल्टे हाथ से लिखेगा, या जो भी क्रियाएं करेगा वो सीधे हाथ से करेगा या उल्टे हाथ से। 3 से 4 वर्ष के मध्य जो बच्चा है, 3 से 4 वर्ष के मध्य, वो अपने खाने के लिए जो बर्तन है उनका उपयोग करना खुद शुरू कर देता है, जैसे चम्मच का, कांटों का। हमारे हिंदुस्तान में तो हमने वो एक उदाहरण देखा था सामाजिक प्रत्याशाओं का, जिसमें बच्चा हाथ का इस्तेमाल करता है, उंगलियों का इस्तेमाल करता है, जो हम जिसको गाशिया कहते हैं, जिसको हम निवाला कहते हैं, उसको बनाने के लिए। तो ये जो अवस्था है, उस अवस्था में धीरे धीरे वो बच्चा इस तरह की अनुक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है, हाथों को घुमाना शुरू कर देता है। 4 वर्ष की उम्र तक आते आते वो बच्चा शौचालय का उपयोग करना भी सीख जाता है। ये आपको ये स्लाइड में चीजें दिखाने के पीछे उद्देश्य ये है कि ये कुछ फैक्ट हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NIOS की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं, तो इनको जानना समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है।
क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्व है इनका। जब बच्चा विद्यालय की आयु में पहुंच जाता है, धीरे धीरे जो बच्चा विद्यालय की आयु में पहुंच जाता है, तो उसका शारीरिक विकास की अवस्था जो है, दर जो है शारीरिक विकास की, वो कम हो जाती है। ये हमने कल भी पढ़ा था। और यहां पर एक चीज और है कि बच्चा इस अवस्था तक आते आते अपने दांत साफ करना शुरू कर देता है, बालों में कंघी करना शुरू कर देता है। इस आयु तक बच्चे बड़ों की देखभाल के बिना, उनकी सहायता के बिना स्वयं खाना खा सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक और बात कही गई है कि एक जो अभ्यास वाली जो साइकिल है, छोटे बच्चे जो चलाया करते हैं, जिनके पीछे 2 टायर लगे हुए रहते हैं और 2 टायरों वाली एक साइकिल होती है, वो साइकिल भी बच्चे चला सकते हैं। और इस उम्र के बच्चे अलग अलग खेल खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे सीसॉ हुआ, झूला झूलना हुआ, इस तरह के खेलों में भी रुचि लेना शुरू करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में जब हम आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहां पे कि इस अवधि में लैंगिक अंतर बढ़ जाते हैं। जो अंतर हमें उस वक्त दृष्टिगत होने शुरू हुए थे, वो अब बढ़ते दिखाई देते हैं। 6 से 8 वर्ष की आयु में लड़कियां लड़कों से थोड़ी छोटी होती हैं, किंतु बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस वक्त आप पढ़ पा रहे होंगे। 6 से 8 वर्ष की आयु में लड़कियां लड़कों से थोड़ी छोटी होती हैं, किंतु बाद में इनकी प्रवृत्ति विपरीत हो जाती है। लड़कियों के भार में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। एक 10 वर्ष की लड़की अपने ही हमउम्र लड़के से अधिक लंबी और भारी वजन में दिखाई देगी। इस अवस्था में बच्चे संज्ञानात्मक कौशल का भी विकास करते हैं। ऐसे में उनमें नए नए खेल खेलने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे एक सतोलिया करके एक खेल होता है, बहुत सारे स्टैक्स लगे हुए होते हैं पत्थरों के, और आपको एक बॉल से उन्हें मारना होता है। जैसे जैसे बच्चा समझदार होगा, जैसे जैसे उसकी संज्ञानात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसे समझ में आने लग जाएगा कि मुझे 7 पत्थर जचाने हैं, 7 पत्थरों में ज्यादा समय लगेगा, संभावना है कोई पीछे से बॉल की मार दे दूसरी टीम वाला, मैं इस तरह से बॉल को फेंकूं कि केवल ऊपर वाला ही पत्थर गिरे। तो ये जो इस तरह के कौशल जो है ना, ये इस अवस्था तक, उत्तर बाल्यावस्था तक धीरे धीरे बच्चे में विकसित होने शुरू हो जाते हैं। 6-7 साल की आयु का जो बच्चा है वो जटिल आकृतियों की नकल करना भी शुरू कर देता है, खिलौनों को एकत्र कर सकता है। देखिए कल जो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, संग्रह करने की, एकत्र करने की जो प्रवृत्ति बच्चे में उत्तर बाल्यावस्था में होती है, वो एकत्र करने की जो प्रवृत्ति है वो यहां भी बताई गई है कि ये इस अवस्था में आनी शुरू होती है। वो नेत्रों और हाथों के बीच में कुशल समन्वय रखने वाले खेलों को, जिसमें फेंकना, पकड़ना, ढकेलना आदि में अधिक कुशल हो जाते हैं। एक 6-7 साल की उम्र में जब आप लोग थे, वो काला सा एक टायर था जिसको हम एक लकड़ी की मार के फट 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 करके चलाया करते थे, घूमते थे, या वो चप्पलों को काट के जो टायर बनाते स्कूल, वो अपनी एक साइकिल बना लेते थे जिसको हम ऐसे दौड़ाते थे। तो सोचिए उसमें कितना ज्यादा कौशल लगता था उस टायर को बिना गिरे हुए सीधे चलाना, और हम न जाने कितने मीटर्स तक उसको ले जाते थे, दौड़ते भागते कहां के कहां पहुंच जाते थे। ये जो कौशल है ये इसी अवस्था में, ये गामक कौशल आपके अंदर इसी अवस्था में विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चे गतिक कौशल को उत्तम बनाने में और शुद्ध रखने में विकसित कर लेते हैं, अपने आप को विकसित कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीजें थी जो आज की कक्षा में हमने पढ़ी। आज की कक्षा में हमने प्रयास किया कि किस तरह से शैशवावस्था, बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है और जो गामक विकास है वो होता है। आइए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं आज जो जो भी हमने पढ़ा उसका। इसकी पीडीएफ आप चिंता मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। अभी एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि इस एक क्लास में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का। 6 से 10 वर्ष की उम्र हम जानते हैं शाला आयु होती है, माफ कीजिएगा आपकी टोली आयु होती है, आपकी शाला आयु होती है, गैंग एज होती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि बच्चा विद्यालय से जुड़े हुए कार्यों में अपनी रुचि लेगा। 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे शाला पूर्व अवस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था जिसे शाला का समय कहते हैं, इसे गैंग एज भी कहा जाता है। तीव्र कल्पना शक्ति और भाषाई शक्तियों का इसमें विकास होता है। बच्चे अकेला खेलना शुरू करते हैं, बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब आप उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं तो आप में आत्मनिर्भरता आती है, आप समूह में, टोली में, गैंग में रहना शुरू कर देते हैं। आप में विचार की शक्तियों का, तार्किक शक्तियों का विकास होता है। यह शाला का समय होता है। फिर हमने बात करी थी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में जब विकास को आप विभाजित करते हैं तो उससे अभिप्राय क्या है? उससे अभिप्राय यह है कि ऐसा विकास हो जो एकीकृत हो, जो इंटीग्रेटेड हो और समग्र रूप से कोऑर्डिनेटेड हो, जो ऑर्डरली इंटीग्रेटेड हो और समग्र रूप से विकसित हो। व्याख्या भी हमने समझी थी, व्याख्या में भी यही बात थी, अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। विकास के हमने कई आयाम देखे थे, अगली कक्षाओं में हम इन आयामों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने सिर्फ शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास को देखा था, और 2015 का प्रश्न था कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। तीनों ही इसके क्षेत्र हैं, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसके क्षेत्रों में हम जाएं तो हम कह सकते हैं गामक तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथ जिसको ऑप्शन में भी था, बालक की ऊंचाई, बालक का आकार, बालक का वजन वगैरह वगैरह।
इस एक तस्वीर के जरिए हमने देखने की कोशिश की थी शैशवावस्था में शारीरिक और गतिक विकास किस प्रकार से होता है। जब आकार की मैं बात करता हूं तो मैंने देखा था जन्म के समय बच्चा जो है वो 3 किलोग्राम के लगभग का होता है, 6 महीने में 2 गुना हो जाएगा, 1 साल में वो 3 गुना वजन बढ़ जाएगा। बालक का वजन बालिका के वजन की अपेक्षा ज्यादा होता है। लंबाई पहले वर्ष में 10 इंच तक बढ़ती है और जब दूसरे वर्ष तक आते आते वो 4 से 5 इंच तक ही बढ़ती है। सिर और मस्तिष्क की बात करूं तो 350 ग्राम का वजन का जो मस्तिष्क होता है बच्चे का होता है और पहले 2 वर्षों तक आते आते वो कुल वजन का 3 गुना हो जाता है। दांत की बात करें, जन्म के समय नहीं होते, जब 4 से 7 महीने तक जो अस्थायी दांत हैं जिसको हम दूध के दांत कहते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और 5 से 6 वर्ष तक वो चले जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। हड्डियों की बात करें 270 जन्म के आसपास होती हैं और जब वो विकसित हो जाता है बच्चा धीरे धीरे तब 206 तक पहुंच जाती है। अन्य अंगों का विकास इस प्रकार से होता है कि मांसपेशियां जो है वो कुल शरीर के भार का 22% जो है वो स्टेक करती हैं, कंटेंट करती हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या था? मांसपेशियों का विकास और पैरों के उचित उपयोग से। मैंने क्रिकेट के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा शक्ति और गति। गतिक विकास की जब हमने बात की थी, हमने मोटर डेवलपमेंट की बात की थी, तब हमने हरलॉक का एक उदाहरण लिया था कि मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, तंत्रिका केंद्रों के समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा। 2 तरह के गत्यात्मक कौशल होते हैं, स्थूल गत्यात्मक, सूक्ष्म गत्यात्मक। स्थूल का मतलब चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, भागना, और सूक्ष्म की जब मैं बात करता हूं तो लिखना, पढ़ना, पेंटिंग करना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, डांस करते समय कोशिश करना अपने हाथ की भंगिमाओं का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल के बच्चे वो करते हैं ना लॉकिंग, पॉपिंग और इस तरह के रोबोट डांस, वो सारी जो चीजें होती है वो इसके अंतर्गत आएंगी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जो है। फिर हमने देखा था कि शैशवावस्था में गत्यात्मक कौशल किस प्रकार से आपका वैरी करता है। शैशवावस्था में जो आपका गत्यात्मक कौशल है वो किस प्रकार से वैरी करता है, और आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बना हुआ है कि शैशवावस्था में कैसे चलता है। ठुड्डी बच्चा 1 महीने में उठाना शुरू कर देता है, सर और सीना 2 महीने में, लुढ़कना वो 4 महीने में शुरू कर देता है, हथेली से वस्तुओं को बिना सहारे वो 5 महीने के लगभग का होता है तब उठाने लग जाता है, उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग वो 7 महीने के आसपास करना शुरू करता है, 8 महीने तक आते आते वो बिना सहारे बैठना शुरू कर देता है, सरकना 9 महीने के आसपास शुरू करता है, 10 महीने तक का होते होते वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है, स्वतंत्र खड़े होना वो 12-13 महीने, वस्तुओं को फिर उंगली के सहारे उठाना, फिर अकेला चलना, भागना, चढ़ना, ये सब वो उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, इस अवस्था में वो आती हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य, हमने इस क्वेश्चन को देखा था, गैरिसन ने एक परिभाषा भी दी है कि शक्ति, अंग सामंजस्य, गति और हाथ पैर एवं शरीर के अन्य मांसपेशियों को ठीक ठीक उपयोग करना बालक के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी हम गामक विकास का अध्ययन करेंगे तो 3 कारकों के आधार पर करेंगे, वो है गति, वो है शक्ति और वो है समन्वय। गति, शक्ति, समन्वय, गति, शक्ति, समन्वय। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म चलन कौशल हमने बहुत विस्तृत रूप से इसे समझा था कि स्थूल चलन कौशल में चलना, उठना, दौड़ना, भागना, जब बड़ी बड़ी जो मशीनरी है आपकी वो कार्य करेगी, लेकिन जब माइन्यूट मशीनरी आपकी क्या करेगी, सूक्ष्म मशीनरी काम करेगी, तो वो काम आप देख सकते हैं, चढ़ना, कूदना, दौड़ना, ये सारे आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल है, लेकिन लिखना जो है वो आपका एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि उंगलियों की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो काम कर रही हैं इसमें। व्याख्या में भी यही चीज कही गई थी, चित्रात्मक पहेलियां बनाना, ब्लॉक बनाना, लिखना, अंगूठे का, उंगली का इस्तेमाल करना। आइए बाल्यावस्था में फिर हमने कहा था कि बाकी जो चीजें बच गई हैं उनको हम किस तरह से देख सकते हैं। तो लड़के और लड़कियों का जो अंगों का विकास है वो यहां दृष्टिगत होना शुरू होता है। 3 वर्ष के बालक का वजन 11.8 किलोग्राम, लंबाई उसकी 88.8 किलोग्राम। औसत वजन में बालिका पीछे रहती है। 3-4 साल की उम्र में बालिका बालकों से अधिक लंबी होती है और प्रारंभिक अवस्था के समाप्त होते होते स्थायी दांत जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। फिर NIOS से हमने एक सीधे स्टैंडर्ड डेटा लिया था जिसको हमने समझने की कोशिश की थी। 2 से 3 साल का बच्चा खुद ही वस्त्र उतारता है, खुद ही वस्त्र पहनता है, वो धीरे धीरे बड़े बटन लगाने का खोलना शुरू कर देगा। 3 से 5 साल का जो बच्चा है वो एक वर्ग को वापस नकल करके बना सकता है, वो अपना नाम खुद लिख सकता है, वो धीरे धीरे जूतों की लेस बांधना शुरू कर देता है। त्रिकोण की नकल करना वो 5 से 7 साल की उम्र में शुरू करता है, वो 1 से 5 तक गिनतियां लिख लेता है, गोंद को चिपका लेता है। फिर हमने जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में गामक विकास को देखा था तो हमने ये देखा था कि 2 से 3 वर्ष के मध्य बड़े बच्चे लड़खड़ाना प्रारंभ कर देते हैं, वो भागना, कूदना, दौड़ना, इन सब के ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो सीढ़ियों पर चलना शुरू करते हैं, ये भी हमने समझा था। 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं, दीवारें काली पीली करना शुरू कर देते हैं इस उम्र में, सीधे हाथ का या उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें वो व्यवस्था डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है कि ये बच्चा उल्टे हाथ से लिखेगा या सीधे हाथ से। 3 से 4 साल तक का बच्चा चम्मच का, छुरी, कांटे इनका इस्तेमाल करने लग जाता है, सीख जाता है और 4 साल 5 साल के आसपास आते आते वो शौचालय का इस्तेमाल करना भी सीख लेता है।
इसके बाद बताया गया था कि जब विद्यालय की आयु में जब बच्चा आता है तब वो धीरे धीरे इन चीज़ों पे और उसका नियंत्रण आना शुरू होता है। जैसे बच्चा दांत साफ करना शुरू करता है, बालों में कंघी करना शुरू कर देता है, ये सारी चीज़ें वो समझ सकते हैं। और चीज कही गई थी कि 2 पहियों वाली जो साइकिल है वो भी इस अवस्था में बच्चा चलाना शुरू करता है। अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के खेल खेलना वो बच्चा प्रारंभ कर देता है। उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं तो लैंगिक अंतर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 6 से 8 वर्ष की उम्र में लड़कियां छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है लड़कियों की में जो भारीपन है वो आना उनके अंगों में शुरू हो जाता है। ऐसे में एक 10 वर्ष की लड़की अपनी ही उम्र के लड़के से अधिक लंबी और अधिक भारी वजन में दिखाई दे सकती है। छोटे छोटे मांसपेशियों पर बच्चों का नियंत्रण होना इसी अवस्था में शुरू होता है। संज्ञानात्मक क्षमता की बढ़ोतरी होती है। हमने सितोलिया के एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश की थी। 6 से 7 की आयु का बच्चा जटिल आकृतियों को बनाना, चीज़ों को एकत्रित करना। आपने देखा होगा एक ज़माने में अपन जब छोटे थे तो एक वो चिंगम आती थी, उसको खाते थे तो एक टैटू निकलता था, और उस टैटू को आप हाथ पे लगा के पानी से लगाते थे तो कुछ सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान बन जाता था। तो ऐसी चीज़ें, कई ऐसे विद्यार्थी थे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को संग्रहित करके रखते थे कि मेरे पास 50 टैटू हैं, तेरे पास 20 टैटू हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी अवस्था की विशेषताएं हैं। इसी तरह से इनमें शारीरिक विकास होता है और धीरे धीरे उनके नेत्रों का और मांसपेशियों का जिस तरह से नियंत्रण होगा, मांसपेशियों में जिस तरह से समन्वय होगा, ये सारी चीज़ें उस बालक में धीरे धीरे आने लग जाती है। यहां पर आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा से आप विद्यार्थियों को लाभ मिला होगा। आगे की कक्षा में हम और बहुत सी चीजें देखेंगे। कलाम एकेडमी का ये प्रयास है कि रीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के जरिए आपको आपकी रीट की तैयारी करवाई जाए और उससे जुड़े हुए अन्य टॉपिक्स भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा। वीडियो पे फ्लैश भी हो रहा होगा। PDF के लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, हमारी टीम तैयारी कर रही है और बहुत जल्द आज ही की क्लास के समाप्त होने के बाद आपको वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर या पिन कमेंट के अंदर इस क्लास की और पिछली क्लासेस की जो PDF हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। मैं लेता हूं विदा। आप तैयारी करते रहिएगा। कोरोना में अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में जो कल सुबह ही आयोजित होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।